नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के इस बंडल के साथ। हर रोज मैं आपको बताता हूं किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा और कुछ अतिरिक्त जानकारी जो मैं रिसर्च के जरिए या अगर मेरे पास कुछ होती है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। और कई बार किसी खबर को विस्तार देने के लिए मैं कुछ रिसर्च और जानकारियाँ वो भी आपसे शेयर करता हूँ। आज की बात शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बुरी खबर जो सुबह आई है, जो अगर आप टेलीविज़न चैनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ एक होटल में जिसे कोविड सेंटर में बदल दिया गया था, वहाँ आग लगी है और 7 मरीजों की मौत हुई है। 30 मरीज थे वहाँ, 10 हेल्थ वर्कर थे, बाकियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लेकिन तस्वीरें, वीडियो आप देख पाएंगे, बहुत कोहराम है, बचने की कोशिशें हैं, बचाने की कोशिशें हैं और शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो एक दुखद खबर। उसके अलावा यूपी से एक खबर आई कि एक गैंगस्टर जो बीजेपी के विधायक थे, जिनकी हत्या हुई थी, कृष्णानंद, उनके हत्या का आरोपी था और उसे एनकाउंटर में मार दिया गया। 1 लाख का इनामी भी था, मुन्ना बजरंगी का करीबी था, मुख्तार अंसारी का गुर्गा कहा जा रहा है, STF ने इसे मारा है, राकेश पांडे नाम था। ये 2 खबर सुबह आई है। उसके बाद आज की खबर पर जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूँ इसलिए अखबार की खबर पर आता हूँ। कई खबरें हैं जो अखबार में छपी है, लेकिन एक खबर जिससे मैं शुरू करूँगा वो है योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में मस्जिद के शिलान्यास के लिए निमंत्रित करने से जुड़ी खबर। और ये खबर कई अखबारों में छपी है और ये खबर क्यों मायने रखती है शायद आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले टेलीविज़न चैनलों पर इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक खास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अव्वल तो मुझे मस्जिद बनाने के लिए या मस्जिद के शिलान्यास में बुलाया नहीं जाएगा, अगर मुझे बुलाया भी जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। उस इंटरव्यू के संदर्भ में आज इस खबर का छपना और उसके बाद ये कहना, ये खबर कि उन्हें मस्जिद के शिलान्यास के लिए बुलाया जाएगा, तो अब योगी क्या करेंगे, ये सवाल है। तो पहले खबर बताता हूँ, उसके बाद उनके उस इंटरव्यू का छोटा सा टुकड़ा भी दिखाऊंगा जो ABP न्यूज़ के हवाले से है। वीडियो मुझे किसी ने भेजा था। खबर यह है कि अयोध्या में मस्जिद की तैयारी भास्कर ने छापी है, अमर उजाला बाकी अखबारों में भी है, लेकिन हेडिंग है CM योगी को मस्जिद की नींव रखने के लिए निमंत्रण देगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या में मस्जिद और अन्य निर्माण के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करेगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने शनिवार को ये बताया। उन्होंने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मिली है। इस पर अस्पताल, लाइब्रेरी, सामुदायिक रसोईघर, रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा और जहां जनता की सुविधा के लिए तमाम चीज़ें होगी। इसी हैसियत से इनके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि जन सुविधाओं के निर्माण का सहयोग करेंगे। ये भास्कर ने छापा है और यही खबर अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर अखबार में है। जागरण ने एक अलग हेडिंग लगाई है, वो भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद अब सवाल उठता है योगी क्या करेंगे और क्या करना चाहिए। अमर उजाला ने भी अंदर के पेज पे छापा। अभी मैं इस खबर को पहले इस पर बात करता हूँ, फिर बाकी खबरों पर आऊँगा। अयोध्या में मस्जिद के साथ बनने वाली लाइब्रेरी और अस्पताल के शिलान्यास में CM को बुलाएंगे। यहाँ भी उसी तरह की खबर है कि वहाँ उन्हें बुलाया जाएगा। अमर उजाला, और उसमें अमर उजाला में अगर देखें तो अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नामकरण बाबरी मस्जिद के नाम पर करने का कोई विचार नहीं है। कुछ अन्य मस्जिदों को छोड़कर बाकी मस्जिदों के नाम के बहुत मायने नहीं है। अल्लाह की नज़र में मस्जिद में किया गया सजदा अहम है और उसके बाद अन्य बातों का कोई मतलब नहीं है। जागरण ने जो खबर छापी है उसकी हेडिंग है मस्जिद का नाम बाबर रखने पर विचार नहीं, और उसके बाद इन्होंने फिर उन्हीं अतहर हुसैन के हवाले से छापा है कि ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखने पर विचार नहीं है। और बाकी वही खबर है जो मैंने आपको बताया। योगी ने क्या कहा था ये आपको पता होगा। अब ये योगी का एक, मैं चाहता हूँ कि 51 सेकंड का ये बयान है जो उन्होंने ABP न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा था। मैं चाहता हूँ वो बयान आप एक बार सुने और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब अगर बुलाया गया तो योगी, जो सिर्फ हिंदू नहीं हैं, जो सिर्फ किसी मठ के महंत नहीं हैं, जो सिर्फ एक धर्म के धर्मावलंबी नहीं हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनका दायित्व तो क्या कहता है। उन्होंने शपथ संविधान की ली है
मठ के का महंत होना उनका हिंदू होने से जुड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री होना संविधान की शपथ से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ा है। तो क्या यहां फर्क करेंगे अब भी अगर उन्हें निमंत्रित किया गया? कहा क्या, पहले सुनिए 51 सेकंड और उसके बाद इस पर हम विश्लेषण करेंगे। सुनते हैं पहले 51 सेकंड। मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत मजहब संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उपासना विधि के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। मैं वहां न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, इसलिए न कोई मुझे बुलाएगा और न मुझे वहां जाना है। कोई निमंत्रण इस प्रकार का नहीं मिलने वाला है, ये मैं भी जानता हूं। जिस दिन वे मुझे बुला लेंगे तो बहुत सारे लोगों के सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैं जानता हूं उनके सेकुलरिज्म को खतरे में न पड़ने। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ का ये इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर भी था, आज तक पर भी उन्होंने ऐसी ही बात की थी, लेकिन ये वीडियो एबीपी न्यूज के सौजन्य से किसी ने मुझे वीडियो भेजा था ट्विटर पर, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए पहले उनका बयान आपने सुन लिया। अब सवाल उठता है, जो उन्होंने कहा साफ साफ कि अगर आप मुख्यमंत्री की हैसियत से सवाल पूछेंगे तो मुझे किसी धर्म मजहब या किसी समुदाय से परहेज नहीं है, लेकिन मुझे योगी के रूप में पूछ रहे हैं तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, क्योंकि हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि पालन करने का अधिकार है। तो सवाल उठता है कि यूपी की जनता ने जिस शख्स को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा और बिठाया है, बीजेपी हाईकमान ने जिस शख्स को मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी की गद्दी जिन्हें सौंप दी, तब वो सांसद थे, जिन्हें सौंप दी, क्या वो सिर्फ महंत थे? क्या वो गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर हैं? या मुख्यमंत्री भी हैं यूपी के, और उनके लिए राजधर्म पहले है या उनका हिंदू होने का धर्म पहले है? और क्या उनकी जिम्मेदारी 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अगर 18-19% मुस्लिम है, क्या उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर खुलकर ऐसी बात योगी कह देते हैं कि मैं हिंदू होने का धर्म निभाऊंगा, अपनी उपासना विधि की रक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा, तो क्या किसी हिंदू का मस्जिद के शिलान्यास में जाने भर से उसके हिंदू होने पर या उसकी उपासना विधि पर या उसके धर्म पर कोई चोट पहुंचती है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल या इस मानसिकता या इस सोच या इस बयान से आप ये समझिए कि इसके पीछे कई चीजें काम कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू होने से या कोई हिंदू है या हिंदू धर्मावलंबी है इसलिए मस्जिद में जाएगा तो उसके हिंदू धर्म पर कोई चोट पहुंचेगा या उसके हिंदू होने के मायने बदल जाएंगे या धर्म के प्रति उसकी निष्ठा या धर्म के प्रति उसकी जवाबदेही उस पर कोई आंच आएगी या उसके धार्मिक होने पर कोई सवाल उठ जाएगा। लेकिन योगी ने क्यों कहा? क्योंकि योगी की पूरी राजनीति अगर देखेंगे, 5 बार सांसद रहे तब, और उसके बाद बीते 25-30 सालों की उनकी राजनीति में परवरिश जिस ढंग से हुई, आप देखेंगे उसमें एक धर्म विशेष के प्रति दुराग्रह, पूर्वाग्रह और कई बार उनके बयान में नफरत। 2017 के बाद वैसे बयान भले ना दिए हों, लेकिन उसके पहले के बहुत बयान दर्ज हैं गूगल में, यूट्यूब पर। और उसके बाद योगी का कहना, लोग जिक्र करते करते सोमनाथ का जिक्र करने लगते हैं कि सोमनाथ के वक्त नेहरू ने क्या किया था। और अगर नेहरू का जिक्र करेंगे तो बात यह थी कि नेहरू ने कहा था कि राज्य की सत्ता और धर्म की सत्ता, राज्य और धर्म दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसलिए उस वक्त नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद, जब के मुंशी के आग्रह पर, जब राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के प्रेसिडेंट थे वो जाना चाहते थे, उन्होंने रजामंदी दे दी थी, तो प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने ऐतराज जताया था। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने अपनी नाखुशी जताई थी। उसके बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे, उनकी नाखुशी के बाद भी गए, लेकिन नेहरू ने जो ऐतराज जताया वो इतिहास में दर्ज है। अब एक पक्ष मानने वाला ये कह सकता है कि नेहरू गलत थे, लेकिन दूसरा पक्ष ये मान सकता है कि वो सेकुलर स्टेट की परिकल्पना करते थे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके मायने थे।
और वो मानते थे कि जो चुना हुआ व्यक्ति है या जो राजनीति के शीर्ष पर है या जो राजनीति कर रहा है, जो सियासत कर रहा है, जो शासन चला रहा है, जो स्टेट का मुखिया है, उसको इस धर्म के कर्मकांड या धार्मिक गतिविधियों में, मंदिर के पुनरुद्धार में, जीर्णोद्धार में, ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे एक धर्म से तो आपका रिश्ता दिखता है, दूसरे धर्म के लोगों को कहीं लग सकता है, लेफ्ट आउट फील हो सकता है। इसलिए नेहरू ने ऐसा उस समय चिट्ठी लिखी, उस समय ऐतराज़ जताया और उसको लेकर नेहरू की काफ़ी लानत मलामत होती है। और उसी में ये मई 2051 की बात है, जब नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और कहा था सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन सरकारी कार्यक्रम नहीं है और भारत सरकार का इससे लेना देना नहीं है, हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो एक सेक्युलर स्टेट के हमारे रास्ते में आड़े आए, यही हमारे संविधान का आधार है, इसलिए देश के सेक्युलर कैरेक्टर को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज़ से सरकार अपने को दूर रखती है। ये नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था। ये चिट्ठी का अंश एक किताब के हिस्से से अभी वायरल हुई थी। तो ये नेहरू थे, उनका अपना एक तरीका था, उनका एक सोचने का नज़रिया था और वो हर समय राज्य को धर्म से अलग मानते थे, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। लेकिन आज के दौर में, और धर्मनिरपेक्षता की उनकी अपनी परिभाषा थी, और आज के दौर में जब, और हालांकि राजेंद्र प्रसाद गए वो अलग पहलू है, अब उसके बाद उनके गए को कैसे जोड़ते हो आगे आऊँगा, लेकिन आज के दौर में जब खुले तौर पर आप एक पीठाधीश्वर की तरह, एक महंत की तरह, एक धर्म विशेष के नेता की तरह, एक धर्म विशेष के नुमाइंदे की तरह जब आप वर्ताव करते हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका उससे, आपसे अपने को दूर महसूस करता है और उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है जिस तरह से आप बयान देते हैं। भूमि पूजन में जो हुआ देखा, चलिए ठीक है, आपने भूमि पूजन कर लिया, आप ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उस फैसले के हिसाब से आपको ज़मीन मिली और आपने भूमि पूजन किया। लेकिन अब ऐसे बयान देना और ये कह देना कि हम नहीं जाएंगे, ये क्या कहता है? अब सवाल उठता है, योगी ने एक और बात कही थी उसी इंटरव्यू के आखिर में। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि बुलाने से उनके सेकुलर, उसी में मैं बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने कहा था कि ना कोई बुलाएगा ना मुझे जाना है, कोई निमंत्रण नहीं मिलने वाला, जिस दिन बुला लेंगे उनका सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए मैं जानता हूं उनके सेकुलरिज्म को खतरे में पड़ने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अपना काम करूंगा। लेकिन अब तो खबर आ रही है कि उन्हें बुलाया गया है या उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, तो अब क्या होगा? क्या आप इनकार करेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा? और अगर योगी इनकार करते हैं तो देश की बहुत बड़ी आबादी को क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? हालांकि संदेश जाता रहता है तमाम लोगों के बयानों से, हरकतों से, तौर तरीकों से, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के स्टेटमेंट से, साध्वी प्रज्ञा से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर साक्षी महाराज से लेकर, ना जाने बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे बयान देते रहते हैं, तौर तरीकों से पता चलता रहता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्या मुख्यमंत्री का दायित्व अपने धर्म के प्रति है? और वो धर्म जो सर्वधर्म संभाव में यकीन करता है? क्या हिंदू होने के बाद कोई मस्जिद में चला जाएगा शिलान्यास करने तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? आप विवेकानंद को सुनिए, आप देश में जो 500 साल में, 400 साल में, 600 साल में जो ऐसे धर्माचार हुए हैं, क्या उन्होंने ये दूरियां बना के रखी है? इस पर मैं एक अलग वीडियो फिर बनाऊंगा। क्या हिंदू अगर कोई जाता है, अगर वो धर्मावलंबी है, तो क्या मस्जिद में जाने से उसका धर्म भ्रष्ट होता है? ये एक सवाल है। और अगर होता है, तब फिर जो दुनिया के देशों में मस्जिद का मुआयना हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी करते देखे गए हैं और जाते हैं, क्या वहाँ धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? चलिए, अब योगी ने जो कहा और उसके बाद जिस ढंग से अखबारों में चीज़ें छप रही है, अब उसके बाद देखते हैं कि योगी का बयान क्या आता है। जागरण में एक लेख छपा है, इसी की कंटिन्यूटी में। ये लेख जागरण के प्रधान संपादक की तरफ से लिखा गया है, संजय गुप्त की तरफ से। इस लेख में कुछ बातें हैं, राम मंदिर पर दुराग्रह का प्रदर्शन, और इस लेख में, उसके बाद बाकी खबरों पर आऊँगा। इस लेख में इन्होंने लिखा है कि राम मंदिर के खिलाफ एक वर्ग विश्वमन में लगा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यही काम कर रहा है, इसलिए सरकार को कूटनीति के जरिए सुनिश्चित करना होगा कि ये वर्ग न तो माहौल खराब करने पाए, न ही देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल करने पाए। संपादक हैं, पत्रकार हैं, मालिक हैं, प्रकाशक हैं, और लिख रहे हैं विश्वमन। अगर कोई असहमत होता है तो विश्वमन करता है और उसके बाद छवि खराब करता है।
और साथ में ये भी सुनिश्चित करना होगा कि यह वर्ग न तो माहौल खराब करने पाए, न देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल करने पाए। पता नहीं इस लेख में इन लाइनों के जरिए क्या कहना चाहते हैं। क्या सबके खिलाफ मामले दर्ज करा दीजिए जो असहमत हैं? टेलीग्राफ में लेख लिखा संकर्षण ठाकुर ने, बहुत सारे पत्रकार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इसलिए नहीं कि राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, इसलिए कि जिस ढंग से जो बातें कही गई, और क्या एक देश को के राष्ट्राध्यक्ष को, एक देश के मुखिया को किसी एक धर्म विशेष, चाहे अपना धर्म क्यों न हो, सिर्फ उसकी नुमाइंदगी करता हुआ दिखना चाहिए? सवाल ये है। और ऐसे विमर्श ही लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत रखते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कंट्रोल किया जाए ऐसे लोगों को। और उसके बाद इसी लेख में है, इसमें भी जिक्र है सोमनाथ और अयोध्या का। सोमनाथ का, नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के खिलाफ थे, लेकिन सरदार पटेल और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आगे उनकी नहीं चली। नेहरू की सोच को आगे बढ़ाती रही, कांग्रेस नेहरू की सोच को आगे बढ़ाती रही। और इसी में है कायदे से आज़ादी के बाद अयोध्या विवाद का समाधान उसी तरह होना चाहिए जैसे सोमनाथ का किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह रही नेहरू की वामपंथी सोच, और नेहरू के आगे किसी की नहीं चली। तो इसका एक दूसरा पहलू है कि नेहरू के समय इतनी डेमोक्रेसी थी, इतने डेमोक्रेटिक थे कि उनकी असहमति के बाद उनकी कैबिनेट में रहे के एम मुंशी या बहुत सारे लोग उनसे असहमत रहते थे, उनकी आवाज़ें मुखर होती थी, और नेहरू की बात न मान के एम मुंशी जो भी अपनी पूरी भूमिका निभाते रहे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों में ऐसी कटुता हो गई कि रिश्ते टूट गए। इसी में और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। खैर, इसके अब सबकी जिम्मेदारी है कि हिंदू संस्कृति और समाज अपनी खामियों और कुरीतियों से मुक्त हो, तभी होगा जब राम मंदिर निर्माण के साथ चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को बल दिया जाएगा। ये आरएसएस के नेता अपने जो उनके शिक्षा दीक्षा जहाँ होती है, नए लोगों को दीक्षित करते हैं, पुराने लोगों के साथ जहाँ शिक्षित दीक्षित का कार्यक्रम होता है, वहाँ इस तरह की बातें की जाती है, चरित्र निर्माण। अब राम मंदिर के साथ चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को बल दिया जाए। राम मंदिर होगा तभी चरित्र निर्माण होगा। और जय श्री राम के नारे लगाकर, कल ही एक खबर आई जिस पे एक वीडियो मैंने बनाया है जो आपने शायद देखा होगा, जिसमें सीकर में 2 लड़कों ने एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के साथ, ऑटो चालक के साथ बदसलूकी की, मारपीट की, दाढ़ी नोच ली, पटक कर लात घूंसों से मारा। हालांकि उसकी जांच होगी, उसमें सत्यता क्या है, बात पूरी तरह वही है जो आरोप लगाया गया, जो एफआईआर में है, कुछ और मामला है, फिलहाल यही मामला है। और उसके बाद देश में राम का नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर कितनी घटनाएं हुई हम जानते हैं। तो चरित्र निर्माण के लिए और समाज को अपनी खामियों और कुरीतियों से मुक्त करने के लिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि राम राज्य का वादा तो यूपी में 3 साल पहले हो चुका था, और उसके बाद यूपी में कितनी घटनाएं, क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। तो एक लेख है जागरण में, और उसके बाद मैं बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले, अखबार पढ़ने के कई तरीके होते हैं। अब देखिए, जागरण में ही आज चूंकि जागरण दिख गया मुझे, ये 2 पन्ना बीच में है। और बीच में एक बार और बता दूं कि योगी का एक इंटरव्यू मैंने किया था 2017 चुनाव के पहले, इंडिया टीवी का मैं एडिटर था। उस इंटरव्यू को आप देखिएगा, उस इंटरव्यू को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि उनके दिल में क्या है। और यही सवाल मैंने पूछा था कि आप हिंदू धर्म के नुमाइंदे हैं, आप पीठ के महंत हैं, तो आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस दिल में मुस्लिम के लिए भी कोई जगह है क्या? क्योंकि आप यूपी के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, आप किसी राज्य की सत्ता के मुखिया बन सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था वो सुनिएगा। और योगी की पूरी राजनीति अगर देखेंगे तो चाहे हिंदू वाहिनी का गठन हो, चाहे उनकी राजनीति पिछले 20 सालों में देखें वो हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने के बाद बूचड़खानों को लेकर उनका बयान हो, लव जिहाद को लेकर उनका बयान हो, ये सब कहीं न कहीं एक धर्म विशेष के प्रति एक दूरी बनाने या उस धर्म के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने का एक तरीका है, और वो दिखता है। ये अलग बात है कि इससे उनका वोट, उनके वोटों का ध्रुवीकरण होता है और फायदे होते हैं, वो अलग बात है। तो जागरण में जो मैं कहना चाह रहा था, 2 पन्ना है। देखिए, हमने आपदा को बदला अवसर में, 2 पन्ना है, और क्या क्या हुआ है यूपी में, और यूपी की तमाम योजनाएं, यूपी देश में नंबर 1 है। स्टार्टअप नीति बनी, उसके बाद स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या काम किया, ओडीओपी ने महिलाओं को कैसे आर्थिक स्वतंत्रता दी, 10 लाख लोगों पर सिर्फ 270 व्यक्ति कैसे संक्रमित। तो ऐसा पूरी कहानी, ऐसे 2 पेज है, ऐसे देखिए, ये देखिए, ये 2 पन्ना छपा हुआ जागरण में, पूरा दिखा देता हूं, ऐसे देखिए। मैं दिखूं जरूरी नहीं इस अखबार के पन्ने के साथ, पूरा दिख गया।
अब देखिए ये पूरा मैं देख रहा था कि ये खबर है क्या है, तो अंत में क्या है, यहाँ पर छोटा सा, आखिर में यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ इम्पैक्ट फीचर। ये 2 पन्ना पूरा सरकार की वाहवाही है और आखिर में इम्पैक्ट फीचर है। जो ना समझे वो अनाड़ी है। दर्शक बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और इसी तरह से इसको देखेंगे। तो ये अखबार में ऐसी चीज़ें छपते हैं, कई बार ऐसी चीज़ों से धोखा होता है। अब आते हैं बाकी खबरों की तरफ दोस्तों, जो चूँकि उस पर मैंने ज़्यादा बात कर ली। बीजेपी विधायकों को लेकर अब तक आपने सुना होगा और देख रहे होंगे, 30 दिन से चूँकि नाटक चल रहा है राजस्थान में, सरकार बचाने गिराने कोशिशें, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और अब वहाँ सदन में फ्लोर पर फैसला होना है। उसमें अब बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। अब तक कांग्रेस के विधायकों की बात थी, अब बीजेपी के विधायकों की बाड़ेबंदी। वो बताने से पहले खबरें आपको पता होगी कि कैसे बीजेपी ने 6 विधायक गुजरात भेजे और कहा 40 विधायकों से कांग्रेस संपर्क कर रही है। तो जो बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस लोगों को बंद करके अपने विधायकों को रख रही है, बाड़ेबंदी कर रही है, क्या उन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, वो बीजेपी अब वही कर रही है। और उसके बाद अपने विधायकों को छिपाने के लिए, या खतरा है कि कहीं टूट फूट ना हो जाए, इसलिए 12 विधायकों को गुजरात भेजा भाजपा ने। शनिवार को 6 और विधायक वहां भेज दिए, 12 और 6 18 विधायक हो गए। इसके बाद 10 और विधायकों को भेजने की तैयारी, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से सबको भेज दिया गया। ये खबर है। उसके बाद एक खबर भास्कर में इंटरेस्टिंग छपी है। गैंग में शामिल गैंगस्टर गले में तख्ती टांग कर पहुंचा थाने, पुलिस के सामने लेट कर कहा मुझ पर रहम करो। ये पढ़ने में दिलचस्प है। जागरण में भी खबर छपी है कि यूपी के कानपुर के शूटआउट मामले में गैंगस्टर विकास दुबे का कोई गुर्गा है, उमाकांत शुक्ला, वो शनिवार को चौबेपुर थाने में सरेंडर किया। उस पर इनाम 50,000 का था और उसने अपनी तख्ती पर लिखा हुआ था, मेरा नाम उमाकांत शुक्ला है उर्फ गुड्डन पुत्र मूलचंद शुक्ला, निवासी बिकरू थाना चौबेपुर है, और मैं विकास दुबे के साथ शामिल था। मुझे पकड़ने के लिए रोज़ पुलिस तलाश कर रही है, जिससे मैं डरा हुआ हूँ। पुलिस के सामने खुद हाजिर होता हूँ, मेरी जान की रक्षा की जाए। इस तरह की एक खबर है। एक खबर, ये कई अखबारों में खबर है। एक खबर जो कल जिस पर मैंने बात की थी और आपने दिन भर टेलीविज़न चैनल पर देखा होगा, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी लापरवाही, थोड़ा इमोशन, थोड़ा जो लोग बच गए और थोड़ा जो लोग नहीं बच पाए, और ये हादसे ऐसे क्यों होते हैं। तो ये आज के सारे अखबारों में जो विमान हादसा हुआ था कोझिकोड में, उसके बारे में जानकारी है। और जो एक भावुक तस्वीर है, भास्कर ने पहले पन्ने पर छापी है कि कैसे जो दीपक साठे थे, उनके माता पिता कैप्टन साठे, उनके कैप्टन थे जिनका इस हादसे में निधन हुआ, उनके माता पिता की तस्वीर है। योद्धा माता पिता, आंखों में दर्द का दरिया पर छलकने नहीं दिया, वो बेटा महान था, भगवान उनकी जगह मुझे उठा लेता। अब इस उम्र में समझ सकते हैं 84 साल की उनकी माँ है, जिनका भी शनिवार को जन्मदिन था, मतलब कल जन्मदिन था। 84 साल की माँ, पिता की भी उम्र यही होगी, 2-4 साल ज़्यादा भी हो सकती है। इस उम्र में अगर बेटे की मौत हो जाए तो समझ सकते हैं कि क्या गुजरी होगी उन पर। ऐसी दर्दनाक बहुत सारी जानकारियां हैं। इसी में एक 1.5 साल पहले शादी हुई थी, कैप्टन जो को पायलट थे अखिलेश, उनके 10 दिन बाद बच्चे के पिता बनने वाले थे, उनके निधन की भी खबर है। उसके अलावा एक अखबार में एक मास्क के साथ एक परिवार ने, जिसने फेसबुक पर पोस्ट की थी, वहाँ से रवानगी से कुछ देर पहले उस परिवार की कहानी है कि वो परिवार चला वहाँ से दुबई से, और उसे उम्मीद थी कि सुरक्षित घर पहुँचेगा क्योंकि वहाँ फंसा हुआ था। और उसके बाद ये है एक्सप्रेस में, हिज लास्ट फोटो फ्रॉम प्लेन बैक टू होम, हिज लास्ट फोटो फ्रॉम प्लेन बैक टू होम। और इसमें फ़ोटो शराफुद्दीन ने छापी थी, पोस्ट की थी, जिसमें खुद हैं, उनकी पत्नी है और एक बच्चा है, जिसमें शराफुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी आईसीयू में है, बच्चे की भी हालत ठीक नहीं है। और उन्होंने परिवार को ये संदेश दिया था कि मैं बस आने वाला हूँ। कोझिकोड के रहने वाले थे, लेकिन
इनकी भी मौत हो गई। तो ऐसी दर्दनाक तस्वीरें, जानकारियां, और हर जगह अखबार में कल जो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में था जो मैंने बताया था कि हर जगह ये जानकारी है कि किस तरह से लापरवाही की गई। अगर वहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर, रनवे की सुरक्षा को लेकर, उसकी लंबाई को लेकर जो सवाल है, टेबल टॉप रनवे कहा जाता है, उसको लेकर जो सवाल हैं, उस पर अगर पहले से सरकार ने ध्यान दिया होता, डीजीसीए की गाइडलाइंस का पालन किया होता, या डीजीसीए को जो 9 साल पहले चिट्ठी लिखी गई थी उस चिट्ठी के हिसाब से रनवे को अगर उस तरह से सुनिश्चित किया गया होता कि लैंडिंग के खतरे से वो रनवे मुक्त हो, तो शायद यह हादसा नहीं होता। और उसके बाद इस हादसे से जुड़ी खबरें हैं। एक कोरोना को वैक्सीन को लेकर है कि लगातार यह खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन 4 से 6 महीने में कोरोना वैक्सीन आने वाला है और उसके बाद शायद इससे निजात मिले। तो उसको लेकर एक भास्कर में खबर है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कोरोना पर अभी ट्रायल कर रहा है, कोरोना वैक्सीन पर, कल भी मैंने इसके बारे में खबर बताया था, उसी के सीईओ हैं पूनावाला, अदर पूनावाला। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन बाजार में आ भी जाए तो हर एक तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे, तब तक मास्क के साथ ही बचाव होगा। ये एक बड़ी बात है, मान लीजिए इस बात को। ये केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था कि अब आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और ये साल, 2 साल, 3 साल, पता नहीं, देश की पूरी आबादी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, इसमें वक्त लगेगा। और यही इन्होंने कहा है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन बनाना और वैक्सीन पहुंचना, पहले तो अभी वैक्सीन आने में 6 महीने 4 महीने लगेंगे। ट्रायल में 90% तक इम्यून रिस्पॉन्स, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देश के हर निचले तबके के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे वैक्सीन के लिए हमने 1500 करोड़ का खर्च प्लान किया है, और ये सब है, ये जानकारी है। एक चीन को लेकर हर अखबार में खबर है, और चीन को लेकर मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ कि चीन को लेकर जो धोखा किया गया, झूठ बोला गया, खबरें छुपाई गई, रक्षा मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट चाहे अनचाहे गलती से या पता नहीं कैसे अपलोड किया, जिसमें माना कि मई के 3रे हफ्ते में घुसपैठ हुई, और जब वो खबर आई तो कैसे वो डॉक्यूमेंट डिलीट किया गया। ये भी मैंने आपको वीडियो के ज़रिए आपको पहले बताया है। आज फिर खबर है, देपसोंग में LAC पर चीन के 17,000 सैनिक मौजूद, और उसके बाद वहाँ फिर से मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई है। ये हर अखबार में खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर हैं। और एक्सप्रेस में मैं कहूँगा कि जो सुशांत सिंह, जो एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस करस्पॉन्डेंट, वो बहुत अच्छी खबरें आमतौर पर लिखते हैं, जितने अखबार हैं, अखबार के रिपोर्टर हैं उसमें, और उसमें कुछ जानकारियां अतिरिक्त होती है। और वो जो एक फॉल्स नेशनलिज्म है कि खबर को छुपा लें, जो है उसको छिपा लें और वही बताएं जो सरकार बताना चाहती है, उससे अलग इनकी जानकारी होती है। तो एक्सप्रेस में ज़रूर पढ़ें। मैंने कल भी नाम बताया था, विजेता सिंह द हिंदू, एक्सप्रेस में सुशांत सिंह, रजत पंडित इकोनॉमिक टाइम्स, मनु पब्बी इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स के ये सब रिपोर्टर हैं। इनको पढ़ा करें, इससे आपको जानकारी मिलेगी। इसमें भी है मेजर जनरल मीटर DBO बॉर्डर पॉइंट डिस्कस वेज टू रिड्यूस देपसोंग टेंशन। और उसके बाद यहाँ भी बातचीत हुई है, और बातचीत हर बार जो बातचीत हो रही है 10 से 12 घंटे तक बातचीत होती है, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं निकला है। एक छोटी सी खबर मैं दिखाता हूँ कि हेडिंग कैसे होती है, और उसके बाद उस हेडिंग से कि क्या मायने निकलते हैं। एक खबर कहीं देखा, हाँ देखिए, अब नवभारत टाइम्स में खबर है। हालांकि नवभारत टाइम्स ने इस पर काफ़ी बार स्टोरी की है। पूनम पांडे इसमें करस्पॉन्डेंट हैं, उनकी भी स्टोरी मैं कहूँगा कि उसमें काफ़ी जानकारी होती है। अंदर के पन्ने में वही, हर तरफ चीख पुकार, खून से सने कपड़े, डरे समय रोते बच्चे, घायल यात्री ने बताया खौफ का मंजर, ये सारी जानकारियां हैं जो मैं थोड़ा पहले जिक्र किया। नवभारत टाइम्स में भी अंदर के पन्ने पर यही है। लेकिन चीन को लेकर मैं बता रहा था। अब जैसे सिंगल कॉलम खबर है, भारत ने चीन से कहा पीछे हटो, भारत ने चीन से कहा पीछे हटो। ये वैसे नहीं गली में जैसे बात करते, चल हट पीछे, चल भाग, चल हट, तो भारत ने कहा पीछे हटो। अब जो ये खबर आ रही है, ऐसी खबरों में कई बार बेचारगी दिखती है, क्योंकि पहले आपने 56 इंच दिखा चुके आप, चाहे मोदी के बयान से हो, चाहे मोदी के लद्दाख जाने से हो, चाहे अजीत डोवल से विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्री की बातचीत के बाद 3 दिन तक खबरों की हेडलाइंस हो, चाहे राफेल आने के बाद 4 दिन तक चैनलों पर राफेल के खौफ से भागा चीन हो, डरकर भागा चीन हो, शी जिनपिंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जैसी खबरें हो। अब चीन नहीं हट रहा है। जितनी खबरें हैं अखबारों में, चाहे कोई खुलकर लिख रहा हो, चाहे छिप कर लिख रहा हो, लेकिन है कि चीन मानने को तैयार नहीं। एक्सप्रेस की भी इस खबर में यही है कि भारत बार बार कह रहा है कि डिस्कलेशन हो और जो डिसएंगेजमेंट हो, और डिसएंगेजमेंट के लिए चीन
की तरफ से रजामंदी की खबर नहीं आ रही है। छिटपुट खबर आती भी है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो ये है चीन को लेकर जो लगातार आपको मैंने अपने वीडियो के ज़रिए बताया है। एक कोरोना को लेकर खबर है, केंद्र ने कहा है दुकान सब्जी वालों से कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। राज्यों को एक गाइडलाइन जारी की गई है कि स्वास्थ्य के मद्देनज़र जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर में कमी आ सके, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने ऑक्सीजन की सुविधा और एम्बुलेंस परिवहन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा है राज्यों को राशन की दुकानों पर काम करने वाले सब्जी विक्रेताओं और फेरी वालों के कोरोना टेस्ट कराए जाएं, क्योंकि वहां सबसे अधिक लोग आते हैं। बिहार में चुनाव की तारीख पर उलझन से उलझा सियासी दलों का गणित, नवभारत टाइम्स की एक खबर है और इसमें आपको पता होगा कि बिहार चुनाव है, उसको लेकर सरगर्मी हो रही है। कुछ दल उसमें कुछ लोग दलों की राय है जिसमें आरजेडी शामिल है कि ऐसे दौर में चुनाव होना मुश्किल है और चुनाव को टालने की मंशा भी दिखती है। और ये सवाल है भी कि ऐसे में चुनाव होगा कैसे। चुनाव आयोग ने सबसे मांगा था कि आप अपनी राय 10 अगस्त तक राजनीतिक दल अपनी राय दे दें। चुनाव आयोग ने 5 चरणों की जगह 2 चरणों में चुनाव कराने के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है और अगर ये हुआ तो 1.5 महीने का वक्त मिल सकता है। आयोग अक्टूबर में भी अधिसूचना जारी करेगा, नवंबर में वहाँ सरकार बननी है और अगर अभी नहीं हुआ तो 6 महीने के भीतर मतलब टलेगा तो फिर मार्च के पहले। तो इसमें है कि जो विपक्षी दल है वो अभी चुनाव शायद नहीं चाहते हैं। खबरें कुछ इसी तरह की आ रही है, ये खबर है। उसके बाद एक जो खबर मैं कल भी बताया था, शायद आपको परसों भी बताया था कि दिल्ली में जो उस बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, जो 12 साल की बच्ची और हापुड़ में 6 साल की बच्ची, दोनों बच्ची की हालत गंभीर है और इस कदर गंभीर है कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। आईसीयू में भर्ती है और ये अमर उजाला में जैसे खबर है, वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही बच्ची, नहीं हो सकी सिर की सर्जरी। बच्ची से बर्बरता का मामला, ये खबर मैं आपको बताई था कि बच्ची की हालत कितनी ख़राब है। उसको जो हापुड़ में जो दूसरी बच्ची है 6 साल की बच्ची को किडनैप करके उसके बाद उसके साथ रेप हुआ, उस बच्ची की भी स्थिति ठीक नहीं है। तो ये है। उसके बाद मेजर जनरल की बात मैं बता चुका। उसके बाद एक लेख है, आखिर में आपको बताऊं, ये तबलीन सिंह का लेख है, जनसत्ता में छपा है। एक्सप्रेस में तबलीन सिंह कॉलम लिखती हैं, उस कॉलम का अनुवाद अंग्रेजी पढ़ते हैं तो एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदी पढ़ते हैं तो जनसत्ता पढ़िए। तबलीन सिंह किसी ज़माने में मोदी की कट्टर समर्थक थी, 50 लेख लिख चुकी थी मोदी के समर्थन में, 13, 14, 15, 16, 17 भी, 18 भी एक्चुअली। उसके बाद मोह भंग हुआ, मोह भंग होने की बहुत सारी वजह हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आज एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रामलला के सामने जब साष्टांग प्रणाम में दिखे प्रधानमंत्री तो इसका विश्लेषण सबने किया, टीवी चैनलों ने किया, सबने किया, लेकिन क्या अब उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री अतीत की समस्याओं को ताक पर रखकर वर्तमान की अति गंभीर समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे? ये समस्याएं इतनी गंभीर हैं और इतनी भिन्न हैं कि शायद भगवान राम भी इनका समाधान ढूंढने में हमारी मदद नहीं कर सकेंगे। अब भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है महामारी। वे दिन गए जब हमने थालियां बजाकर और दिए जलाकर उम्मीद की थी प्रधानमंत्री के कहने पर कि 21 दिन में हम कोरोना को भगा सकते हैं। वे दिन भी गए जब मोदी हैं तो मुमकिन है वाले लोग सीना तान कर कहा करते थे कि मोदी ना होते तो लाशों के ढेर सड़कों पर होते। अब हम जान गए हैं कि बाकी दुनिया की तरह हमको भी समय लगेगा इस महामारी से निपटने में, बल्कि हम जान गए हैं कि इस बीमारी के साथ हमको जीना होगा। और उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी लिखी है कि मोदी की आर्थिक समस्याएं और डरावनी है, देश में मंदी है। जब से कोरोना आया है मार्च के महीने में कई छोटे उद्योग बिल्कुल बंद हो गए, बड़ी कंपनियां बुरे हाल में हैं क्योंकि उनके दफ्तरों में मुलाजिम होना चाहिए, मुलजिम लिखा है, गिने चुने आ सकते। बेरोजगारी जितनी आज है शायद उससे पहले कभी नहीं हुई। अभी तक भारत सरकार ने जो वायदे किए थे बुनियादी ढांचे में लाखों करोड़ों निवेश के, वो अभी तक वादे ही हैं। सरकारी राहत लोगों के पास इतनी धीरे आ रही है कि लोगों की हालत ठीक नहीं है। ये उन्होंने लिखा है, ये एक्सप्रेस में जो उनका कॉलम छपता है उसका ट्रांसलेशन है। एक सर्वे के हवाले से एक खबर मुझे जागरण में दिखी जो मुझे कहीं दिखा नहीं, क्योंकि ऐसी खबरें थोड़ी छपती कम है। एक किसी सर्वे का हवाला है जिसमें 78% लोगों ने माना रोजगार की स्थिति खराब है।
जिसमें है कि आरबीआई की तरफ से किए गए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से बात सामने आई कि यह सर्वे देश के 13 शहरों में 5344 परिवार के बीच किया गया है। बीते 2 महीनों में किसी भी विश्वस्त एजेंसी का पहला सबसे बड़ा सर्वे है। इसमें है कि इसी सर्वे में कहा गया है कि जुलाई 2020 में सर्वे में शामिल 77% लोगों ने माना कि मौजूदा स्थिति ज़्यादा खराब है, जबकि 1 वर्ष पहले इस तरह की भावना रखने वाले 38% लोग थे। और उसके बाद कैसे रोजगार की स्थिति चिंताजनक है और आर्थिक स्थिति कैसे तहस नहस हो चुकी है, नौकरी जाने और आमदनी कम होने का खर्चा लोगों को कैसे परेशान कर रहा है। ये देश की आर्थिक स्थिति है। लेकिन रविवार है, इसलिए ऐसी बहुत ज़्यादा और खबरें मुझे कहीं ऐसी दिखी नहीं जिस पर मैं ज़्यादा बात कर सकूं। ज़्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर वही है जो विमान हादसे से जुड़ी अलग अलग खबरें हैं और उसमें लापरवाही की बात है कि कहाँ कैसे लापरवाही रह गई, कहाँ कैसे चूक हो गई। एक इंटरव्यू का हिस्सा है, बातचीत का हिस्सा है, इंटरव्यू नहीं है। CII में एक कार्यक्रम में सम्मेलन मिशन में ऑनलाइन संवाद में जयशंकर ने जो कहा वो अमर उजाला ने छापा है। भारत चीन उभरती ताकतें, भविष्य आपसी समझ पर निर्भर। हालांकि बहुत सरकारी टाइप से है, इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है चीन को लेकर जो हम उम्मीद करते हैं। आखिर में है डेप्सोंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच गश्त रोकने पर भारत का कड़ा रुख। अब भारत का कड़ा रुख से बात नहीं चलने वाला है। भारत का कड़ा रुख हम कई बार देख रहे हैं। सवाल उठता है चीन जाएगा कब, ये बड़ा सवाल है। और क्या इसमें भारत सरकार विफल हो रही है? क्या भारत की पेशकश, भारत की मीटिंग के बाद भी, इतने दौर की मीटिंग के बाद भी चीन अड़ा हुआ है? तो क्या देश को भरोसे में नहीं लेना चाहिए? क्या सरकार को ये कबूल करके बताना नहीं चाहिए कि अब ये स्थिति है? और क्या प्रधानमंत्री को इस पर मन की बात नहीं करनी चाहिए? इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।